जय हिंद फ्रेंड्स, जेके एडू क्लासेस में आपका स्वागत है। जीडी क्लास के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चर्चा करेंगे मौर्य वंश। मौर्य वंश का एक पार्ट जो हम लोग कर चुके हैं, ये दूसरा पार्ट है। इसमें हम लोग जो क्वेश्चंस उसमें बच गए थे उसकी चर्चा करेंगे। तो इसमें जो है देखिए, ये क्वेश्चंस जो भी है मतलब 5 बुक से कलेक्शन होता है, जो कि मतलब एक 5 बुक से कलेक्शन करके हम बुक लाते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कि आने वाले बीपीएससी, बिहार दरोगा और जो भी एग्जाम है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बना रहे वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक, और इसके हम चर्चा करते हैं एक कर करके। बताइए लो, उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख मिलता है। कौन सा शिलालेख है? कालसी। ठीक है, कालसी मिलता है। उत्तराखंड के किस जगह में शिलालेख मिलता है? कालसी में। अशोक ने नेपाल में कौन सा नगर बसाया था? ललित पतन नगर। अशोक ने नेपाल में ललित पतन नगर बसाया था। ठीक ना। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष के बाद कौन सा घोष अपनाया? धम घोष अपनाया। भेरी घोष की जगह धम घोष अपनाया। बताइएगा, अशोक किस अभिलेख का रानी का अभिलेख कहा जाता है? कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन था? 7वां अभिलेख है। अच्छा, प्रथम अभिलेख में क्या कहा गया है? पशु बलि की निंदा की गई है। और दूसरा अभिलेख में पशु और चिकित्सा है। ठीक है, इस तरह से हम लोग अभिलेख याद किए थे पिछले वीडियो में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन है? 7वां। ठीक है, बताइएगा, प्रथम पृथक अभिलेख में अशोक ने क्या घोषणा किया था? सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। वो बोला था सभी मनुष्य क्या? मेरे बच्चे हैं। ठीक है, अशोक का सार एक कुना अभिलेख किस भाषा से प्राप्त हुआ है? ग्रीक और हाँ, ग्रीक और अरमाइक भाषा में प्राप्त हुआ है। कौन सा अभिलेख है? सारे कुना अभिलेख। ठीक, चलिए। साम्राज्य में मंत्रियों एवं पुरोहितों की, माने मौर्य साम्राज्य में मंत्रियों एवं पुरोहितों की नियुक्ति करने से पहले उनका जांच पड़ताल किया जाता था, माने जांचा परखा जाता था। उसे क्या कहा जाता था? उदा परीक्षण कहा जाता था। और शास्त्र में महामंत्रों की संख्या कितनी थी? 18। कितनी थी? 18। मतलब प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? ग्राम। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम। ग्राम का मुखिया कहलाता था क्या चीज? ग्रामिक कहलाता था। ग्राम का मुखिया ग्रामिक। अच्छा, प्रशासन में सबसे छोटा गोप था जो कितने ग्रामों को संभालता था? 10। यानी गोप जो था कितने ग्राम को? 10 ग्रामों को, माने गाँवों को संभालता था। मौर्य काल में एग्रोनोमाई था क्या चीज? कौन अधिकारी? हाँ, सड़क निर्माण अधिकारी। एग्रोनोमाई क्या होता था? सड़क निर्माण अधिकारी। बिक्री कर के रूप में वसूला जाता था क्या? मतलब मूल्य का 10वां भाग। बताइएगा, किसने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को लुटेरों की सेना का संज्ञा दिया था? जस्टिन। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करता था कौन? नायक करता था। नायक जो था युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करता था। ठीक है। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? सेनापति। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग, महामात्य सब किसके अधीन था? अमात्य के। किसके? अमात्य के। और शास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? गुण पुरुष। एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाली गुप्तचर संस्था क्या कहलाती थी? संस्था। एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाली गुप्तचर संस्था गुप्तचर संस्था कहलाती थी। बताइए, सरकारी भूमि को कहा जाता था? सीता भूमि कहा जाता था। बताइएगा, नंद वंश के विनाश के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने एक कश्मीर शासक का सहयोग लिया था। कौन से? प्रवर्तक थे। मैंने नंद वंश को समाप्त करने के लिए, हराने के लिए एक कश्मीरी राजा का सहयोग लिया था। कौन थे? प्रवर्तक थे। बताइएगा, मौर्य शासक कब तक रहा? 137 वर्ष तक रहा। बताइएगा, स्तूपों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है किसमें? ऋग्वेद में। स्तूपों का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में। मौर्य वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? मयूर। मौर्य काल में उच्च शिक्षा का केंद्र क्या होता था? तक्षशिला में ही चाणक्य थे। शिक्षक के रूप में कौन थे? चाणक्य। तक्षशिला में जहाँ के चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किए। बताइएगा, कथावस्तु की रचना किसने की थी? मोगलीपुत्र। कथावस्तु की रचना किसने की थी? मोगलीपुत्र। चलिए बताइए लो, फटाफट बताइए लो। युद्ध के पश्चात अशोक किसका प्रवचन सुनकर बौद्ध धर्म को
को आकर्षित हुआ? निग्रोध निग्रोध। निग्रोध कौन थे? अशोक के नहीं, अगरे अशोक के चचेरे भाई के बेटे, ठीक है, अशोक के चचेरे भाई जो थे सुमन, उनके बेटे थे, यानी पुत्र थे। अशोक बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था? स्थावीर शाखा का अनुयायी था। किसके प्रवचन सुनकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? निग्रोध। अभी हम लोग चर्चा किया उसका, ठीक है। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष कहाँ की यात्रा किया? 10वें वर्ष में कहाँ की यात्रा किया? बोध गया की यात्रा किया। अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए किस गुफा का निर्माण कराया था? बराबर की गुफा। बताइएगा अशोक सम्राट के पौत्र कौन थे? दशरथ थे। चलिए आगे बताइए लो, अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहदत्त। बृहदत्त को किसने हराया? पुष्यमित्र शुंग हराया था, ये अंतिम था। अच्छा, प्रथम संस्थापक कौन था मौर्य वंश का? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का स्थापना हुआ कब? 322 ईसा पूर्व। चलिए बहुत बढ़िया। बताइए लो, और शास्त्र को किसने प्रकाशित किया? शाम शास्त्री। वो तो राइटर थे, ठीक है। भारत में शिलालेख का प्रचलन किया था किसने? अशोक ने। बताइएगा खरोष्ठी लिपि मिली है कहाँ से? पाकिस्तान से। खरोष्ठी लिपि कहाँ से मिली है? पाकिस्तान से। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी किधर से किधर? दाएं से बाएं की तरफ। अशोक के शिलालेख का खोज किसने किया था? पद्रेटिक पैंथेलर। कब किए थे? 1750 ईस्वी में। इसको पढ़े कौन थे? जेम्स प्रिसम इसको पढ़े थे। कब पढ़े थे? 1837 ईस्वी में। 1837 ईस्वी में। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7 है। अशोक के स्तंभ लेख की किस लिपि में लिखी गई है? ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है। चलिए आगे बताइएगा लोग, फटाफट बताइए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। बताइएगा अशोक ने तक्षशिला में विद्रोह को दमन करने के लिए भेजा किसको? कुणाल। आगे बताइए लोग, ब्राह्मणी लिपि का प्रचार प्रथमतः किस पर उत्कीर्ण अक्षरों की जाती है? अक्षरों से की जाती है? पत्थर की पट्टी से। पत्थर की पट्टी से। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी कौन? प्राकृत भाषा थी। अशोक अपने शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग किए थे? प्राकृत भाषा का प्रयोग किए थे। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया किसने? किस शासक ने? अशोक ने। किस अभिलेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति है? धर्म महामात्रो पांचवा। धर्म महामात्रो पांचवा है। चलिए ठीक है। गुर्जर अभिलेख कहाँ है? दतिया जिला मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अशोक ने पिता बिंदुसार के शासन काल में किस क्षेत्र के विद्रोह को दमन किया था? तक्षशिला में। इसमें बिंदुसार ने प्रथम बार किसको भेजे थे? सुसीम को। उसके बाद भेजे अशोक को। चलिए बताइएगा मौर्य के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार हुआ था? बैक्ट्रियन शासक का। बैक्ट्रिया के शासक का, ठीक है। बताइएगा आगे कि अर्थशास्त्र, ठीक है, जिसकी रचयिता कौन थे? चाणक्य कौटिल्य। किस भाषा की रचना की गई थी? मैंने किस भाषा में की गई थी? संस्कृत में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में धार्मिक अनुयायियों का मंत्री कौन होता था? पुरोहित। कौन होता था? पुरोहित। जनपद से प्राप्त होने वाला आय क्या कहलाता था? चलिए आगे बताइएगा अशोक के 13वां शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन है, यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौली से, ठीक है। धौली, जिस कलिंग जो है धौली से कुछ दूरी पर, मैंने धौली के नज़दीक है। जो कलिंग युद्ध हुआ था ना, वो धौली से नज़दीक है, वहाँ से प्राप्त हुआ है। मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा था कौन? पौंड था। किस माह में मौर्य का राज्यकोष वर्ष आरंभ होता था? आषाढ़ में, ठीक है। हिंदी मास के अनुसार कौन सी है? आषाढ़ है। बताइएगा भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, ये किसने लिखा था? कहा है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने शिव को क्या कहा था? डायनोसिसस। अच्छा, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। चलिए बताइएगा मौर्य काल में वेश्या को क्या कहा जाता था? गणिका। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? सांची किस कला एवं मूर्ति कला का निरूपण है? बौद्ध का। अशोक का उत्तराधिकारी हुआ कौन? कुणाल हुआ। बताइएगा बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रम गृह के लिए रूप में किया जाता है? आजीविकों के लिए। अशोक का जो शिलालेख है संगम राज्य की बारे में हमें बताता है, उसमें शामिल है क्या? कौन कौन है? दूसरा और 13वां। बताइएगा
किस मौर्य सम्राट ने सीरिया नरेश से शराब, अंजीर और दार्शनिक भेजने की आग्रह की थी? बिंदुसार ने। अच्छा, बिंदुसार कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और अशोक के पिता थे। ठीक है, बताइएगा मौर्य काल में सीता से अभिप्राय क्या था? मैंने राजकीय भूमि से प्राप्त है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसका प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उस पर थोड़ा देखते हैं फटाफट, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। चलिए बताइएगा लोग, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम यानी देवनाम प्रियदर्शी भी था? अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। ठीक है, मिलता है उसका नाम। बताइएगा अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ करवाया था? तृतीय पाटलिपुत्र में। प्रथम कहाँ हुआ था? द्वितीय कहाँ हुआ था? द्वितीय वैशाली, तृतीय चतुर्थ कुंडलवन कश्मीर। प्रथम कब हुआ था? 483, दूसरा 383। बताइएगा अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया है? कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। उसी समय क्या हुआ? इनका हृदय परिवर्तन हुआ। भारी रक्तपात को देख करके और इनका हृदय परिवर्तन हुआ किसका? अशोक का। और उस समय से वह युद्ध नीति को छोड़ करके धम्म नीति को अपनाया, यानी धर्म के मार्ग को अपनाया। बताइएगा अशोक ने अपने अभिलेखों में एकरूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है? मगधी। किसका? मगधी। चलिए आगे बताइएगा कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 261। अच्छा बताइए अशोक राजगद्दी पर बैठे कब थे? 269 ईसा पूर्व में। ठीक है, और कलिंग युद्ध हुआ कब था? 261 में। 261 के इसमें कलिंग युद्ध हुआ, उसमें भारी रक्तपात को देख करके इनका हृदय परिवर्तन हुआ और यह धर्म मार्ग को अपनाया। ठीक है, बताइए शिलालेखों में किस राजा को देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी यानी देवताओं का प्रिय कहा गया है? किसको? अशोक को, जिसका हमने चर्चा पीछे किए हैं। देखिए इसमें जितना भी क्वेश्चंस हैं, जैसे ये जो क्वेश्चन हम लोग कलेक्शन किए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि मतलब सबका संग्रह करके हम लोग PDF बना दिए हैं, जो कि टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से सुनिए और PDF को डाउनलोड करके पेन डाउन करिए और उसको याद करिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए आगे बढ़ते हैं। कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन देता है? बताइए। निम्नलिखित कह रहा है, ऑप्शन सुन लीजिएगा। देखिए 13वां शिलालेख है, ठीक है, महावंश है, अष्टम लेख है और दिव्यावदान है। कौन है? 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है ना? पहला में क्या था? दूसरा में क्या था? धर्म महामात्रों की नियुक्ति किसमें? 5वां में। स्त्री महामात्रों की नियुक्ति 12वां में। बहुत बढ़िया। धम्म की व्याख्या 11वां में। बहुत बढ़िया, चलिए याद है आप लोग ना जी। आगे बढ़ते हैं। बताइएगा किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों के उल्लेख किया है? बताइए कौन है? ये वही है, 13वां है। ठीक है, अब युद्ध त्याग की घोषणा की थी उसमें। किसमें? 13वां में। अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मणी लिपि। हाँ, किस लिपि का? ब्राह्मण लिपि का किया गया है। बताइएगा निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, ऑप्शन हाईलाइट नहीं है इसमें। चलिए आगे नेक्स्ट बताइएगा धर्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किस पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? धम्म महामत। ठीक है, बताइएगा भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश में नहीं अपनाया गया है? तो सुनिए, सांड, घोड़ा, 4 शेर और सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? यह मौर्य वंश के जो स्तंभ वहाँ से नहीं लिया गया है। ये बाकी सब है, लेकिन सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, आगे बताइएगा सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? अशोक का है। अशोक का सारनाथ में देखिए बताइएगा सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, की राजधानी उस समय का नाम क्या था? माने उस समय राजधानी का नाम क्या था?
पाटलिपुत्र मैंने अशोक की राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र था। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार थे। अब बिंदुसार के पिता कौन थे? मौर्य। अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं किस में, किस भाषा में? नहीं, देखिए ग्रीक, खरोष्टी और अरमाइक तीनों में है। ग्रीक, खरोष्टी और अरमाइक तीनों में है। सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी में। ठीक है, आगे बताइएगा। सारनाथ में स्थित सिंह शीर्ष किस राजा से प्राप्त से संबंधित है? अशोक से है। चलिए आगे बताइएगा। वह एकमात्र स्तंभ कौन सा है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? भाब्रू स्तंभ लेख। ठीक है, उसमें क्या अशोक अपने आप को मगध का राजा बताया है। सारनाथ के अभिलेख में कौन संबंधित है? सारनाथ के अभिलेख से कौन संबंधित है? अशोक। ठीक है, अशोक सारनाथ में जो अभिलेख है उसकी से संबंधित है? अशोक से। किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? धौली। अभी बताया कि धौली जो है धौली के निकट है जो है वहाँ पर युद्ध लड़ा गया था, कलिंग युद्ध। ठीक है, जिसमें कब लड़ा गया था? कलिंग युद्ध लड़ा गया था, जिसमें अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था? कलिंग युद्ध के बाद। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कलिंग की जानकारी, कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तोसली। कलिंग की राजधानी थी तोसली। सारनाथ का लायन कैपिटल किससे संबंधित है? अशोक से। देखिए लायन कैपिटल जैसे अशोक स्तंभ जो है ना, उसका ऊपरी हिस्सा जो है जिसमें उसमें शेर जो है, कई शेर है? 4 शेर। चारों शेर एक दूसरे के पीठ की ओर माने बैठे हुए हैं। ठीक है, सब लोग का मुख अलग है, सबका पीठ एक तरफ है। ठीक है, वो लोग बैठे हैं, उसको बोला जाता है ये लायन कैपिटल। क्या बोलते हैं? लायन कैपिटल। लायन कैपिटल का संबंध किससे है? अशोक से। ठीक है, बताइएगा निम्नलिखित में से किसने श्रीलंका में बौद्ध प्रचारक को भेजा था? किसने? अशोक ने। देखिए अशोक ने श्रीलंका में ही नहीं, बर्मा में भी भेजा। मैंने भारतीय राज्य में तो भारत में भी तो उसका प्रचार करवे किया, लेकिन विदेशों में भी इसका प्रचार किए। ठीक ना? कौन? अशोक। बताइएगा निम्नलिखित में से किसने श्रीलंका में बौद्ध प्रचारक को भेजा? अशोक ने। अशोक के धम्म नीति एवं शासन सिद्धांत का उल्लेख किस शिलालेख से मिलता है? 14वें मुख्य शिलालेख से। ठीक है, 14वें मुख्य शिलालेख से मिलता है। बताइएगा इसको पढ़ा कौन था शिलालेख को? जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़े थे? 1837 में। अशोक साम्राज्य में कौन सा राज्य दक्षिण में स्थित है? दक्षिण में स्थित नहीं था उस समय जो साम्राज्य जो था दक्षिण में स्थित नहीं था, तो कौन था? पल्लव। कौन राजा? पल्लव जो था दक्षिण में ये स्थित नहीं था। चिन्हांकित कीजिए, मतलब कहने का मतलब कह रहा है कि इसमें से बताइए इसमें कई गो है तिलियों की संख्या? चक्र जो है उसमें 24 है। कितना है? 24 है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य से सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन सुनिए, अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग। ठीक है, तो देखिए बिहार था, अफगानिस्तान था, और थी ये जो है एक और जो दिया हुआ है अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग भी था। ठीक है, श्रीलंका नहीं था। श्रीलंका में क्या किया? श्रीलंका पर अधिकार नहीं था। श्रीलंका में धर्म प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को भेजे थे। उनका पुत्र का नाम क्या था? महेंद्र, और पुत्री का संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए कहाँ भेजे थे? श्रीलंका में भेजे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन उपलब्ध है वह कौन है? तो विशाखदत्त है। विशाखदत्त को किस ग्रंथ की रचना किए थे? मुद्राराज। देखिए इसमें क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनों का वर्णन उसमें है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है कौन सा? प्राकृत भाषा। कौन भाषा? प्राकृत भाषा। अशोक के ब्राह्मणी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो कई बार आ चुका प्रिंसेप। ठीक है, बताइएगा अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? प्रियद्रथ। कौन अपदस्थ किया उसको? किस वंश का स्थापना किया? शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग ने उसको अपदस्थ करके शुंग वंश की स्थापना किया। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? क्वेश्चन को रिपीट किया हुआ है। ठीक ना? बताइएगा सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था किसने? अशोक ने। नेक्स्ट देखते हैं अशोक के द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है कौन? सारनाथ। सारनाथ का स्तंभ जो है वो सबसे सुरक्षित है। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में है? प्राकृत में है। बताइएगा आगे, बस ज्यादा नहीं है क्वेश्चन। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का। तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का। मौर्य वंश के बाद निम्नलिखित में से किसने मगध पर शासन किया था? शुंग वंश।
अंतिम मौर्य शासक कौन था? वेदवत को अपदस्थ किसने किया? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, शुंग वंश की स्थापना की। बताइएगा शुंग वंश की स्थापना की थी किसने? पुष्यमित्र शुंग। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का शासन हुआ? शुंग वंश का। ठीक है, बताइएगा विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? 58 ईसा पूर्व। कब? 58 ईसा पूर्व। चलिए, तो इस तरह से इसको देखें, पूरा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। ठीक है, क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर है, लेकिन चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इतना ही क्वेश्चन को रहने देते हैं। आगे जो है, आगे का टॉपिक जो है, मतलब इसके बाद टॉपिक जो आगे दिया जाएगा उसको टेलीग्राम पर सब भेज दिया जाएगा। टेलीग्राम पर सभी सूचना मिल जाएगी, आप लोग टेलीग्राम से जुड़िए। ठीक है, और आगे आगे टॉपिक इसमें दिया जाएगा। और जो बिहार दरोगा का जो सिलेबस के अनुसार जो है, अब उसको हम लोग शुरू करेंगे। बिहार दरोगा के अनुरूप ही सिलेबस हम लोग देंगे। एक टॉपिक आगे दे दिया जाएगा और उसमें आपको क्या होगा कि आप टॉपिक को पढ़ के आइएगा और उस टॉपिक से कराया जाएगा। एक या दो टॉपिक रहेंगे। ठीक है, तो रहने दिया यहीं तक आज। ठीक है, जय हिंद।